नमस्कार, स्वागत है आपका सीएस एकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सीएस एकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीएस एकेडमी पीसीएस। हम अपनी सामान्य हिंदी के तहत जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन वाली पुस्तक है, जिसे सामान्य हिंदी के नाम से जाना जाता है, उसका हम पूर्वावलोकन कर रहे हैं। अर्थात उसी का पूर्वावलोकन के तहत ही हम ये देख रहे हैं कि इसमें पिछले 25 वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, और इसी से ही आइडिया लगेगा कि सवाल आने की संभावना किस प्रकार की बनेगी जो आगामी आपके पेपर होंगे। जैसे आपका होगा आरओ, एआरओ और एपीएस के पेपर होंगे वर्तमान में, और आप आगे देखेंगे भविष्य में चलकर तो उसमें किस प्रकार के प्रश्नों की बनने की प्रवृत्ति होगी, तो इन्हीं से ही हमें यहाँ पर अंदाजा लगेगा। और देखो, ये जो आपका वीडियो होगा पूरी तरीके से यूपीपीएससी को डेडिकेटेड होगा। अभी आपको बताया कि आरओ, एआरओ और एपीएस तीन दोनों ही एग्जाम ये जो कंडक्ट कराए जाएंगे, ये यूपीपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं। और आज हम शुरुआत करेंगे विशेषण और विशेष्य को लेकर। इसमें देखो, आपको ये भी आप जानते हैं कि हिंदी से 6 टॉपिक आते हैं और 6 से प्रत्येक से 10-10 सवाल बनते हैं। यहाँ से 10-10 नंबर के सवाल बनते हैं, तो इसका मतलब प्री में आपकी 60 नंबर की हिंदी आती है। और इसी 60 नंबर की हिंदी के तहत मैंने आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम और तद्भव और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 4 टॉपिक आपके कंप्लीट पूरे करा दिए हैं। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं विशेषण और विशेष्य से। और विशेषण और विशेष्य को लेकर ही आपका लेक्चर नंबर जो होगा 1 होगा। अब इसी में हम देखेंगे कि विशेषण क्या होता है। देखो, इसका कुछ अच्छा खासा कॉन्सेप्ट भी होता है विशेषण का, और जितना इस घटना चक्र वाली बुक में दिया है उतना मैं इसमें आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। और आज पहले सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ही देखेंगे कि किस प्रकार से कॉन्सेप्ट काम करता है विशेषण और विशेष्य का, कि विशेषण होता क्या है, किस प्रकार से काम करता है, विशेषण विशेष्य क्या होता है, उसके साथ साथ प्रविशेषण भी क्या होता है। तो ये सब आपको यहीं पर ही जानकारी मिलेगी। देखो, आगे बढ़ेंगे तो शुरुआत करेंगे कि विशेषण होता क्या है। देखो, विशेषण होता है कि संज्ञा, संज्ञा कह लो या फिर आप सर्वनाम कह लो, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। जैसे मैं आपसे कह दूं, एक मोटे तौर पर ऐसे ले लो, काली गाय। अब देखो, गाय क्या है, गाय एक संज्ञा है, और वहीं पर काली क्या है, तो गाय की विशेषता क्या है कि गाय कैसी है, गाय काली है, तो गाय की ये विशेषता होगी। और विशेषता को ही हम क्या कहते हैं, विशेषण। इसका मतलब जो काली जो प्रयोग हो रहा है ये क्या है, ये विशेषण का रूप धारण किए हुए है। इस प्रकार से आप देखेंगे। और ये भी आगे कहता है कि विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अभी आप देखो, जैसे आपको बताया कि काली गाय, काली गाय है, तो इसकी विशेषता किसकी है, किसकी बता रहा है ये, गाय की, कि गाय कैसी है, काली। अभी विशेषता बता किसकी रहा है, गाय की। तो इसका मतलब क्या है, गाय इसके लिए क्या होगी, गाय इसके लिए क्या होगी, विशेष्य होगी। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगाने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी भी संज्ञा या सर्वनाम में विशेषण लगा देते हैं तो उसका जो अर्थ होता है वो सीमित हो जाता है। जैसे आप उदाहरण के लिए ले लीजिए कि गाय से संपूर्ण गाय की जाति का बोध होता है। अर्थात गाय को हम कहें कि गाय है, गाय से संपूर्ण जाति का बोध होगा उसमें। लेकिन यदि मैं कह दूं कि सफेद गाय है, सफेद गाय, तो सफेद गाय का मतलब ये है कि जितनी भी सफेद गाय हैं उन्हीं का ही केवल यहाँ पर बोध होता है। तो इसका मतलब क्या है, तो विशेषण का जो काम होता है वो अर्थ को सीमित करने का भी होता है, वही यहाँ पर वो कह रहा है। अब देखो, विशेषण के भेद देख लेते हैं। विशेषण के भेद देखो, अलग अलग हरदेव बिहारी की पुस्तक में 3 मिलते हैं, कहीं आपको 4 देखने को मिलेंगे, लेकिन आप मेनली 4 ही याद रखेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो 4। एक तो होता है आपका सार्वनामिक विशेषण, दूसरा आपका गुणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। अब जो सार्वनामिक होता है, सार्वनामिक विशेषण भी आपका 2 प्रकार से होता है। सार्वनामिक क्या होता है, जो सर्वनाम के साथ आते हैं। जैसे मैं कह दूं वह लड़का, इस तरह का क्या है, तो वह लड़का क्या मतलब क्या है, ये क्या है, ये जो वह लगा हुआ है ये सार्वनामिक विशेषण ही है। और लड़का क्या है, संज्ञा, और संज्ञा से पहले यूज हो रहा है तो वो क्या है, संज्ञा से पहले प्रयोग हो रहा है तो वही आपका विशेषण कहलाएगा। तो ये सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो 2 प्रकार के सार्वनामिक विशेषण होते हैं, एक तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। और यदि हम गुणवाचक, तो फिर आता है आपका गुणवाचक। और गुणवाचक का कोई ऐसा कोई खासा टाइप होता नहीं है, लेकिन यदि आप संख्यावाचक को देखें तो संख्यावाचक में आपके काफी टाइप मिलेंगे देखने को। जैसे एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या में संख्या निश्चित होगी, जैसे 2 2 किलो या 4 किलो, इसमें संख्या आपको निश्चित दिखाई देगी। उसके साथ साथ संख्या निश्चित संख्यावाचक में आपको देखने को मिलेगा गणनावाचक, फिर आप देखेंगे क्रमवाचक, फिर आवर्तीवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक।
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो गणनावाचक होता है वो भी आपका दो प्रकार से होता है। गणना आप कभी कभी पूर्णांक बोधक के रूप में करेंगे और कभी कभी जो गणना होगी आपकी वो अपूर्णांक बोधक के रूप में होगी। फिर आप देखेंगे परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में जो होता है वो आपका दो प्रकार से होता है। परिमाणवाचक भी एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। देखो इतने सारे टाइप हो जाते हैं ये, इनमें जो है कंफ्यूजन बना रहता है, तो इसलिए आप ध्यान से पढ़ना। ऐसे मानो कि विशेषण जो है एक नीम का कार्य करता है, जैसे नीम कड़वा होता है ना, तो उसी तरीके से ये है। यदि आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो सवाल के गलत होने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी बिल्कुल पूरी तरीके से। तो ध्यान रख के चलेंगे और इनको हम वन बाई वन देख लेते हैं कि क्या क्या कार्य होता है। और देखो कुछ नोट दिखाया है इसमें कि विशेषण के भेद के बारे में विभिन्न विद्वानों के मत जो मिलते हैं वो विभिन्न ही मिलते हैं। जैसे प्रख्यात व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण तथा प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में विशेषण के तीन ही भेद माने हैं। और कौन से? सार्वनामिक, गुणवाचक और संख्यावाचक। लेकिन जब आप हरदेव बहारी की पुस्तक देखेंगे तो हरदेव बहारी की पुस्तक में इन्होंने चार भेद माने हैं। एक तो सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। अर्थात तीन तो पहले वाले मान लिए उन्होंने और एक परिमाणवाचक और दे दिया। तो चार किसके अनुसार है? हरदेव बहारी के अनुसार। और वासुदेव नंदन के अनुसार तो तीन ही भेद आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट। तो देखो सार्वनामिक विशेषण को ही आप संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्या होता है? देखो सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों में। पुरुषवाचक कौन से होते हैं? मैं, तुम, वह, ये आपके पुरुषवाचक होते हैं। और निजवाचक में जो होता है आपका तुम होता है। तुम भी आपका इसमें आएगा। तो भिन्न सर्वनाम से भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पूर्व आए तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह गाय सुंदर है, इसका मतलब यह जो है ना, इससे पहले आ रहा है गाय से पहले, इसका मतलब संज्ञा से पहले आ रहा है, तो यह क्या है? एक सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में आएगा। वह घर बड़ा है तो घर कैसा है? नाउन। नाउन है तो इससे पहले क्या आ रहा है? वह, तो वह क्या है? एक सार्वनामिक विशेषण होगा। यहाँ गाय और घर के ठीक पूर्व आए हुए हैं यह और वह सार्वनामिक विशेषण है जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बने होते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहा जाता है। और मौलिक सर्वनामिक विशेषण उन्हें कहते हैं जो बिना रूप परिवर्तन के यथा रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यह, वह, कोई, वे इत्यादि होंगे। और प्रत्यय लगाकर परिवर्तित सर्वनामों से बने विशेषणों को यौगिक सर्वनामिक कहते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं, जैसे ऐसी किताब का मतलब क्या है? ये जो है ये यौगिक सर्वनामिक है। जैसा देश, जैसा क्या है इसमें? जैसा भी यौगिक सर्वनामिक है। ऐसे ही वैसा भेष, तो वैसा क्या है आपका? यौगिक सर्वनामिक की श्रेणी में ही आएगा। और यदि मैं आपसे कहूँ कि सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है? देखो सर्वनाम क्या होते हैं? जब कोई शब्द किसी संज्ञा के बदले आता है तो और किसी वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह जा रहा है, तो जब वह जा रहा है तो वह क्या है? एक सर्वनाम। लेकिन जब सर्वनामिक विशेषण देखते हैं हम, तो उसमें होता है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करता है और उससे और संज्ञा शब्द से पहले उसका प्रयोग किया जाता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह लड़का जा रहा है, अब देखो संज्ञा आ गई तो संज्ञा से पहले आ रहा तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण की ही श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट होते हैं आपके गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक का मतलब जिसमें गुण होता है, अलग अलग गुण दिखाएंगे हर चीज में। जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दशा स्वभाव का बोध कराते हुए गुणवाचक से विशेषण कहलाते हैं। और मुख्य गुणवाचक विशेषण जो आप देखेंगे वो इस प्रकार, जैसे गुण। गुण कैसे हो सकते हैं? कोई व्यक्ति सच्चा भी हो सकता है, कोई झूठा भी, दानी भी हो सकता है, पापी भी, न्यायी भी, दुष्ट भी और शांति भी हो सकता है। तो ये उसका गुण होगा। नेक्स्ट है रंग। रंग को देखें तो रंग आपका लाल भी हो सकता है, पीला, हरा, बैंगनी, चमकीला और फीका भी हो सकता है। उसी तरह आकार देखेंगे तो आकार किस प्रकार का होगा? टेढ़ा भी हो सकता है, सीधा भी, चौकोर, गोल, सुडोल, लंबा, चौड़ा। फिर आप देखेंगे स्थान। स्थान में आप देखेंगे तो क्षेत्रीय, देसी, पंजाबी, भारतीय, अमेरिकी, चौरस। दायां, बायां, भीतरी, बाहरी, पूर्वी और पश्चिमी आप देखेंगे। काल में आप देखें तो काल में आ जाता है नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, आगामी और मौसमी। नेक्स्ट, यदि आप दशा को देखें, दशा में जो है आपका दुबला, पतला, मोटा, भारी, गीला और सूखा आ जाते हैं। दिशा में, दिशा को द्रष्टव्य भी कहते हैं। दिशा आपकी पूर्वी भी हो सकती है, पश्चिमी भी, उत्तरी भी और दक्षिणी भी हो सकती है।
इन विशेषणों में सा पद जोड़कर गुणों को कम किया जा सकता है, जैसे बड़ा सा। यदि आप सा पद जोड़ देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा अर्थ उनका। ऊंचा सा, छोटा सा। नेक्स्ट। नेक्स्ट है तीसरे नंबर का आपका संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके दो भेद होते हैं, जैसे निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक के क्या होते हैं, निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद होते हैं, जैसे गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। तो ये अब पांचों के पांचों मिलेंगे और इन्हीं को ही हमें क्रम से देखना है। जैसे यदि गणना करनी है हमें, तो गणना कैसे करेंगे, वस्तुओं की गणना के बारे में बताता है। जैसे वस्तुओं की गणना कैसे करें, जैसे मैं आपसे कह दूं 7 कारें, इसका मतलब क्या है, 7 फिक्स है, वहां पर गणना कर रहे हैं हम। 20 कुर्सियां, 10 व्यक्ति। तो इस प्रकार से आप वहां पर भी देख सकते हैं। क्रम में यदि हम क्रमवाचक देखेंगे तो ये क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है। जैसे पहला लड़का, 5वीं मंजिल, तीसरी श्रेणी। तो इस प्रकार से क्या है, क्रमवाचक श्रेणी में आएगा आपका। और आवर्तीवाचक की श्रेणी में देखें तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अधिक्य का अनुपात बताता है। जैसे आवर्तीवाचक में जैसे चौगुना, 100 गुना, 5 गुना, 10 गुना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर दूना देखेंगे। नेक्स्ट है समुदायवाचक में समुदाय होगा। जैसे यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है। जैसे वहां पर आप देखें तो तीनों मित्र, सातों घर, दोनों बहनें, चारों भाई। तो ये क्या है, आपका समुदायवाचक है। प्रत्येकवाचक में इससे इसे प्रत्येक बोधक या प्राथ प्राथक्यवाचक भी कहते हैं, क्योंकि वे एक जाति के हर वस्तु के सूचक होते हैं। जैसे हर एक, प्रत्येक, दो दो, हर दूसरे इत्यादि भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर होता है आपका अनिश्चितवाचक संख्यावाचक। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होता है, इन विशेषणों से वस्तु की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं होती। जैसे कुछ लोग, ज्यादा चीनी, कम भार। इसमें क्या होगा कि मैं आपसे कह दूं कुछ चीनी ले आना, अब कुछ का मतलब क्या है, कितनी ले आना ये कोई पता नहीं। जैसे ज्यादा चीनी ले आना, तो ज्यादा चीनी का मतलब कितनी ज्यादा चीनी ये भी कोई पता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, संख्याएं का जो बोध होता है वो अनिश्चितता के रूप में होता है। इसलिए यहाँ पर अनिश्चित वाचक विशेषण की श्रेणी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तोल का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसके भी दो भेद आपको देखने को मिलेंगे, जैसे निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित में देखें तो निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे 2 किलो गेहूं, तो ये क्या है, निश्चित है। 1 लीटर दूध, ये भी क्या है, आपका फिक्स है बिल्कुल। और 9 मीटर कपड़ा, तो 9 मीटर क्या है आपका, ये भी फिक्स है। और अनिश्चितवाचक परिणाम में क्या होगा, यहाँ पर मात्रा अनिश्चित होगी, यहाँ पर मात्रा का कोई ज्ञान नहीं होगा। तो वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक का प्रयोग करते हैं। जैसे थोड़ा सा आटा, अब थोड़ा कितना ये कुछ नहीं पता। जैसे कुछ चीनी, चीनी कितनी ये भी नहीं पता। बहुत सारा धन, धन कितना है, बहुत सारा है, लेकिन कितना है गणना नहीं की जा सकती अभी फिलहाल। तो देखो परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर क्या होता है। देखो परिमाणवाचक में तो नाप तोल की वस्तुएं ली जाती हैं, जबकि इसमें गणना करने के लिए संख्याओं की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषणों के बाद पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञाएं आती हैं, जबकि इसमें संख्यावाचक विशेषणों के बाद में जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं। नेक्स्ट। अब देखो प्रविशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण की विशेषता बता देता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, इसका मतलब विद्यार्थी क्या है, संज्ञा। संज्ञा से पहले तेज आ रहा है तो ये क्या है, विशेषण। लेकिन इस विशेषण से भी पहले एक शब्द और आ रहा है, बहुत। तो बहुत क्या है, बहुत ही आपका प्रविशेषण की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट। विशेष्य विशेषण एवं विधेय विशेषण क्या होते हैं। देखो जो विशेषण विशेष्य के पहले आते हैं वो विशेष्य विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जैसे मैंने आपसे अभी पीछे बताया कि काली गाय, तो ये क्या है आपका विशेष्य विशेषण वाला है। तो ये कह रहा है कि जो विशेषण विशेष्य के पूर्व आते हैं अर्थात पहले आते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, विशेष्य विशेषण। जैसे चंचल शिशु, तो शिशु कैसा है, चंचल, ये क्या है, विशेष्य विशेषण। तेज विद्यार्थी, तो विद्यार्थी कैसा है, तेज, ये भी क्या है आपका, जो आप देखेंगे विशेष्य विशेषण की श्रेणी में आता है। यहाँ विशेषण चंचल एवं तेज अपने विशेष्य शिशु एवं विद्यार्थी के पूर्व आया है, अतः यह विशेष्य विशेषण की श्रेणी में आएगा। और जो विशेषण विशेष्य के बाद आते हैं वे विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी गाय काली है, तो गाय के बाद आ रहा है तो ये क्या होगा,
आपका विधेय विशेषण की श्रेणी में आएगा। जैसे मेरा पुत्र सुस्त है, तो पुत्र के बाद विशेषण आ रहा है तो ये आपका क्या कहलाएगा, विधेय विशेषण की श्रेणी में आएगा। करेक्ट। यहाँ विशेषण काली, सुस्त अपने विशेष से गाय एवं पुत्र के बाद आए हैं, अतः यहाँ विधेय विशेषण होगा। नेक्स्ट, अब विशेष विशेषण की रचना कैसे करते हैं देखो। कुछ विशेषण अपने मूल रूप में होते हैं, जैसे लाल, सुंदर, गोला, भारी, अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला। ये सब क्या है, ये आपके अपने ही मूल रूप में देखने को मिलेंगे। और कुछ विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया शब्द में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। जैसे कैसे बनेंगे विशेषण देखो, संज्ञा में आप, जैसे संज्ञा है भूख, भूख में आप प्रत्यय लगा दो तो क्या बन जाएगा आपका, भूखा। ऐसे ही प्यार में आप प्रत्यय लगा दो तो ये बन जाएगा आपका प्यारा। प्यास में आ प्रत्यय लगा दो तो प्यासा हो जाएगा। बंगाल में ई प्रत्यय लगा दो तो ये बंगाली हो जाता है। और देखो, जैसे सुख में ई प्रत्यय लगा दो तो सुखी हो जाएगा आपका। रोग में ई प्रत्यय लगेगा तो रोगी हो जाएगा। रूस में ई प्रत्यय लगेगा तो रूसी हो जाएगा। उसी प्रकार मुंबई में ई प्रत्यय लगेगा तो मुंबईया हो जाएगा। जयपुर में ई प्रत्यय लगेगा तो जयपुरिया। दिन में एक प्रत्यय का प्रयोग होगा तो दैनिक। सप्ताह में ई प्रत्यय लगेगा तो साप्ताहिक हो जाएगा। नगर में ई प्रत्यय लगेगा तो नागरिक। भारत में ई प्रत्यय लगेगा तो भारतीय। स्थान में ई प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो स्थानीय। राष्ट्र में ई प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो राष्ट्रीय। दुख में इत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो दुखित। और हर्ष में इत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वो हर्षित बन जाता है। और देखो, जैसे पीड़ा में इत प्रत्यय लगा तो पीड़ित बन गया। कुल में इन प्रत्यय लगा तो कुलीन बन गया। रंग में इन प्रत्यय लगा तो रंगीन बन गया। दया में आलू प्रत्यय लगा तो दयालु बना। चमक में इला प्रत्यय लगा तो चमकीला हो गया। धन में वान प्रत्यय लगा तो धनवान बन गया। बल में वान प्रत्यय लगा तो बलवान बन गया। बुद्धि में मान प्रत्यय लगा तो बुद्धिमान हो गया। शक्ति में मान प्रत्यय लगा तो शक्तिमान बन गया। क्रिया में शील प्रत्यय लगा तो क्रियाशील हो गया। गुण में वती प्रत्यय लगा तो गुणवती बन गया। नेक्स्ट, तो देखो सर्वनाम शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण भी होते हैं। अब ये भी किससे बनेंगे, प्रत्यय से भी। जैसे यह में आप का प्रत्यय लगा दो तो जब आप का प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो इसका बन जाएगा इसका। वह में आप का प्रत्यय का प्रयोग करें तो उसका बन जाता है। जो में का प्रत्यय का प्रयोग करें तो जिसका बन जाता है। सब में का प्रत्यय का प्रयोग करें तो सबका हो जाता है। तू में रा प्रत्यय का प्रयोग करें तो तेरा हो जाता है। तुम में रा प्रत्यय का प्रयोग करें तो तुम्हारा बनता है। और आप में का प्रत्यय का प्रयोग करें तो आपका हो जाता है। आप में ना प्रत्यय का प्रयोग करें तो अपना हो जाता है। मैं में रा प्रत्यय का प्रयोग करें तो मेरा बन जाता है। और हम में रा प्रत्यय का प्रयोग करें तो हमारा विशेषण बन जाता है। नेक्स्ट, क्रिया शब्दों से भी व्युत्पन्न विशेषण होते हैं। जैसे क्रिया में क्रिया होती है उठना, उठना में आप आ प्रत्यय लगा दो तो क्या बन जाएगा, उठा। लुटना में आ प्रत्यय लगा दो तो लुटा। कमाना में आऊ प्रत्यय लगाओ तो कमाऊ। टिकना में आऊ प्रत्यय लगाओ तो टिकाऊ। खेलना में आड़ी प्रत्यय लगाओ तो खिलाड़ी। तैरना में आक प्रत्यय लगाओ तो तैराक। भूलना में अक्कड़ प्रत्यय लगाओ तो भुलक्कड़ बन जाता है। अब लिंग वचन कारक के अनुसार भी परिवर्तन होता है। जैसे काला, बड़ा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो काला का क्या हो जाएगा, काली, और बड़ा का क्या हो जाएगा, वो बड़ी। ऐसे ही काला का क्या हो जाएगा, काले, और बड़ा का क्या हो जाएगा, बड़े हो जाएगा। इस तरीके से बना सकते हैं। वह का वे बन जाएगा और उनका उससे भी बन जाता है। दो शब्दों के मेल से बनने वाले विशेषण, जैसे भला बुरा, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, दुबला पतला, टेढ़ा मेढ़ा, चलता फिरता, टूटा फूटा। एक है तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। देखो तीन अवस्थाएं इंपॉर्टेंट है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था होती है। जैसे आपने डिग्री पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, वहां पर इन्हें विशेषण की अवस्थाओं को डिग्री बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनकी तीन विशेषण की तीन मूलावस्था देखने को मिलेगी। तो पहली मूलावस्था क्या कहती है, वह सामान्य अवस्था जिसमें विशेष्य कि किसी अन्य के साथ तुलना नहीं की जाती, सामान्य रूप से विशेषण की विशेषता प्रकट करता है। जैसे सरल, योग्य और महान। तो सामान्य रूप में जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे वो मूलावस्था ही होती है। लेकिन यदि उत्तरावस्था में क्या होगा, उत्तरावस्था में तर लगेगा बाद में। जैसे वह अवस्था जिसमें विशेष्य शब्द की तुलना दूसरे के साथ की जाती है तथा एक दूसरे के मुकाबले छोटा बड़ा या अच्छा बुरा कहा जाता है उसको। तो उत्तरावस्था का बोध कराने के लिए संस्कृत की भांति हिंदी में भी मूल शब्द के बाद में तर प्रत्यय जोड़कर आपको, आप ये कह लो कि एक तरीके से जो उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मैं आपसे कह दूं सरल, सरल में तर जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, सरलतर। योग्य में तर जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, योग्यतर। कोमल में तर जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, कोमलतर। और उत्तमावस्था में क्या जोड़ेंगे, तम।
उत्तम अवस्था में तम जुड़ेगा। तो जिस अवस्था में विशेष्य को सबसे अच्छा बताया जाता है उसे उत्तम अवस्था कहते हैं। उत्तम अवस्था का बोध कराने वाले मूल शब्द के साथ तम प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे सरल में तम प्रत्यय लगा दो तो सरलतम, योग्य में तम प्रत्यय लगाओ तो योग्यतम, कोमल में तम प्रत्यय लगाओ तो कोमलतम इत्यादि बनेंगे। जैसे और देख सकते हैं आप। ये तो होती है मूल अवस्था, ये होती है उत्तरावस्था और ये होती है उत्तम अवस्था। उत्तरावस्था में तर लगेगा और उत्तम अवस्था में तम लगेगा, बस इतना ध्यान रखना। जैसे अधिक, अधिक की उत्तरावस्था अधिकतर, और उत्तम अवस्था जो बनेगी अधिकतम बनेगी। ऐसे ही उच्च का उच्चतर बनेगा और उच्चतम बन जाएगा। फिर कोमल का कोमलतर और फिर कोमलतम, तीव्र का तीव्रतर और तीव्रतम, निम्न का निम्नतर और निम्नतम, मधुर का मधुरतर और मधुरतम, सुंदर का सुंदरतर और सुंदरतम, लघु का लघुतर और लघुतम। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आप तर और तम नहीं लगा सकते, तो उसमें क्या लगाएंगे उत्तरावस्था बनाने के लिए। जैसे अच्छा, अच्छा को आप अच्छा अच्छा तर नहीं कर सकते, तो उसमें क्या लगेंगे उससे अच्छा। और उत्तमा में क्या लगाएंगे सबसे अच्छा। इस तरीके से बनाएंगे। जैसे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। ऐसे ही छोटा में उससे छोटा और सबसे छोटा। कुछों में सब उससे उत्तरावस्था बनाई जाती है और कुछ उत्तमावस्था बनाने के लिए कुछों में सबसे लगाकर भी बनाया जाता है। नेक्स्ट, विशेषण विशेष्य से संबंधित कुछ प्रमुख बातें। जैसे विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण के पहले आए या बाद में। जैसे जैसे अच्छे छात्र पढ़ते हैं, बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है, राधा भली लड़की है। यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार वो बदल जाते हैं। नेक्स्ट, जैसे और देखो, अच्छी कलम और कागज, लंबे पुरुष और नारियां, पीला कुर्ता और धोती। इस प्रकार विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है या जिस संज्ञा का गुण या धर्म प्रकट होता है उसे संज्ञा को उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे सफेद घोड़ा दौड़ा। इस वाक्य में सफेद क्या है एक विशेषण है और उसकी संज्ञा क्या है घोड़ा विशेष्य है। नेक्स्ट है, विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरीके से होता है, एक तो विशेषण और विशेष्य के साथ उसके पहले आता है या विशेष्य के बाद विधेय के साथ रहता है। पहली स्थिति में विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं, दूसरी स्थिति में विशेषण विधेय विशेषण या पूरक विशेषण कहते हैं। जैसे सूनी जगह में भय लगता ही है, तो जगह कैसी है सूनी, ये क्या है आपका विशेष्य विशेषण वाला ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस वाक्य में जगह क्या है विशेष्य और सुविशेषण क्या है सूनी, तो उसके पहले होने के कारण वो विशेष्य विशेषण वाला कहलाता है। यह जगह सूनी जान पड़ती है, तो वाक्य में विशेष्य क्या है जगह के बाद विशेषण क्या है सूनी, तो ये क्या कहलाएगा विधेय विशेषण की श्रेणी में ही आपका आएगा। तो विशेष्य की अतिशयता प्रकट करने में विशेषण की प्राय पुनरावृत्ति हो जाती है। तो ठंडी ठंडी हवा से मन को आनंद मिल रहा है, तो बहुतव्य के अर्थ में विशेष्य और विशेषण में किसी एक को ही बहुतत्व बोधक रखना शुद्ध है। जैसे बहुत विद्यार्थी या विद्यार्थीगण, बहुसंख्यक बालक अथवा बालकगण की श्रेणी में ही आते हैं। क्योंकि ये तो हो जाता है विशेषण का जो आपके घटना चक्र में कॉन्सेप्ट दिया है, इसमें थोड़ा ही कॉन्सेप्ट दिया है। अब जितना दिया है इसी से ही काम चलो, बाद में हम एक्स्ट्रा डिटेल के साथ ही पढ़ेंगे इसको, जैसे ही आपकी ये पुस्तक जो है आपकी पूर्ण हो जाती है। अब यदि आपको देखो लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ भी आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। आपको वहाँ पर विशेषण की भी विशेषण की तो नहीं है अभी, आपको वहाँ पर पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, चारों पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दी गई है। और यदि आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, कमेंट नहीं करना चाहते तो मेल के माध्यम से बता सकते हैं। तो ये, और यदि आपको किसी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, तो जैसे RO, BO, UPPCS, UGC नेट में हिस्ट्री के लिए और हिंदी के नोट्स की आवश्यकता हो तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।